नमस्कार मित्रवर, मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों बस 1 से 2 दिन में ही जो ऐसे साथियों बीपीएससी टीआरई 4.0 का संपूर्ण पैकेज तैयार हो जाएगा और आपको जैसे बेसिक तरीका से पढ़ने की जरूरत है। मित्रों आज की क्लास में यह सूचना देंगे कि अब जो हम बीपीएससी का जो तैयारी करवाएंगे सिलेबस के अनुसार सबसे पहले हम आपको ये अवगत कराएंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कैसे आते हैं। यदि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यदि आपको पकड़ में आ जाएगा तो साथियों बताते चलें कि 100% आपका रिजल्ट होगा, क्योंकि आपका लेवल मालूम चल जाएगा। ठीक है, आज के पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग तिलंग में प्रयोग होता है। ठीक है, राग तिलंग में प्रयोग होता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, दोनों गा, तीव्र म, कोमल ध या दोनों ने। मित्रों व्याख्या भी आपको यहाँ पर हम दे दिए हैं। व्याख्या से मित्रों आपको यह पता चलेगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। राग तिलंग में दोनों नी का प्रयोग किया जाता है। दोनों नी कहने के मतलब है साथियों, ध्यान दीजिएगा, दोनों नी कहने का मतलब क्या आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर डी। नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है जो कि आपके एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? मित्रों बेंगलोर, पुणे, कोलकाता और नई दिल्ली। ठीक है मित्रों, बताते चले कि केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय जो है हमारे भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। तो नई दिल्ली में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय है तथा उत्तर प्रदेश का मुख्य कार्यालय कहाँ है? लखनऊ में साथियों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपका है, दुर्गा तथा मालकौंस रागे कौन सी जाति के अंतर्गत मित्रों आते हैं? छूट गया यहाँ पर है, कौन सी जाति के अंतर्गत, कौन सी जाति। ठीक है, तो मित्रों बताते चलें कि ऑडो ऑडो, ऑडो साडो, ऑडो संपूर्ण और साडो साडो और साडो ऑडो। ठीक है, तो मित्रों बताते चले कि दुर्गा तथा मालकौंस से मित्रों 5-5 स्वर का प्रयोग होता है और 5-5 स्वर का प्रयोग जिसमें होता है उसको मित्रों ऑडो ऑडो बोला जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि म रे स प स्वर संगीत किस वर्ग के राग में प्रयुक्त होती है? ए में कन्हाड़ा है, बी में भैरव है, सी में मल्हार है, डी में आपका बिलावल है। मित्रों फट से बताइए कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। कमेंट्स में तो कंफर्म आप आंसर दीजिए। थ्योरी को जैसे ही आप पढ़ लीजिएगा तो थ्योरी पढ़ने के उपरांत आपको देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि मल्हार का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा क्या है? सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सितार में जोड़ आलाप किन के बाद बजाया जाता है? ए में आलाप, बी में झाला, सी में मस्जिद खानीगत, डी में आपका रजा खानीगत। फट से मित्रों बताइए सितार में जोड़ आलाप किन के बाद बजाया जाता है? साथियों बताते चले कि सितार में जोड़ आलाप जैसे मित्रों बजाया जाता है तो जोड़ आलाप के बाद, जोड़ आलाप आलाप के बाद बजाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। शोभा गुरटू किस शैली की प्रसिद्ध गायिका थी? ए में ख्याल है, बी में ठुमरी है, सी में ध्रुपद है, डी में आपका मित्रों लोक संगीत है। मित्रों फट से बताइए कि शोभा गुरटू का संबंध किस प्रसिद्ध गायिका मतलब किस शैली से था? तो मित्रों शोभा गुरटू जो है ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों की प्रतिमा या वराली म प्रयुक्त होता है उत्तरी संगीत में, पाश्चात्य संगीत में, लोक संगीत में या दक्षिणी संगीत में? फट से मित्रों बताइए कि प्रतिमा या वराली म प्रयुक्त होता है। मित्रों बताते चले कि प्रतिमा या वराली म जो मित्रों प्रयुक्त होता है दक्षिणी संगीत में। ठीक है, उत्तर भारतीय संगीत में प्रतिमा को तीव्र म कहा जाता है लोक संगीत में, तथा
पश्चात संगीत में प्रति म को म प्रयुक्त नहीं होता है। अर्थात मित्रों 8 नंबर प्रश्न का दक्षिणी संगीत इसके माध्यम से यहाँ से देखिए हमको क्लियर हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी साथियों क्या है, सही है नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि इनमें से साथियों फटाफट जैसे आप व्याख्या को पढ़ा कीजिए। व्याख्या पढ़ने से आपको 100% साथियों मित्रों जैसे आंसर आपको पता चल जाएगा। इनमें से एक दक्षिण संगीत का स्वर नहीं है। मित्रों बताते चलें कि दक्षिण संगीत के स्वर में तीव्र मध्यम स्वर नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है, सही है नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है मित्रों। इस प्रकार अगले प्रश्न पर बारीकी से गौर कीजिएगा कि दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद वाद्य है। ए में तबला है, बी में ढोलक है, सी में मृदंग है और डी में आपका घट्टम है। मित्रों फट से बताइए कि दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद वाद्य है। साथियों फट से बताइए कि दक्षिणी संगीत का प्रमुख अवनद वाद्य इनमें से कौन है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। दक्षिण संगीत का प्रमुख अवनद वाद्य मृदंग है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है नहीं। ऑप्शन नंबर सी आंसर साथियों सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दक्षिण संगीत में मुख्य मेल निर्धारित है। ए में 12, बी में 10, सी में 19, डी में आपका 20 है। फिर से मित्रों बताइए कि दक्षिण संगीत में मुख्य मेल निर्धारित है। तो मित्रों बताते चले कि दक्षिणी संगीत में मुख्य मेल 19 होते हैं और हिंदुस्तानी संगीत पत्ती या उत्तरी संगीत पत्ती मित्रों 10 होते हैं। यहाँ पर हमको दक्षिणी संगीत पत्ती बोला है, मतलब 19 हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है साथियों अगले प्रश्न पर गौर कीजिएगा कि दक्षिण ताल पत्ती में कुल ताले हैं। ए में 8 है, बी में 12 है, सी में 7 है, डी में आपका मित्रों 6 है। तो फट से बताइए कि दक्षिण ताल पत्ती में कुल कितने ताल होते हैं। मित्रों और बताते चले कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। दक्षिणी ताल पत्ती में कुल 7 ताल पत्ती होते हैं। ठीक है ऑप्शन नंबर सी हमारा साथियों क्या है, सही है नहीं। इस प्रकार अगले प्रश्न पर गौर कीजिएगा और देखिए सॉरी सबसे पहले सातों का नाम जान लीजिए। ठीक है ध्रुवा ताल है, मठ ताल है, रूपक ताल है, झप ताल है, त्रिपुर ताल है, अर्थ ताल है और एक ताल है। यहाँ से आपको प्रश्न निकलेगा 4 या 5 ऑप्शन दे देगा और बोला कि इनमें से कौन है जो ताल नहीं है। तो आपको सातों ताल का यदि नाम याद रहेगा दक्षिणी ताल का, इनमें से कौन दक्षिणी ताल नहीं है, तो सातों ताल आपको याद रहेगा तभी वो आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इनमें से एक दक्षिण ताल पत्ती की ताल है। ए में झप ताल, बी में झम ताल, सी में 4 ताल, डी में आपका धमार ताल। फट से मित्रों बताइए कि इनमें से एक दक्षिण ताल पत्ती की ताल है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। झम ताल दक्षिण ताल पत्ती की ताल है, मतलब ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। तिलाना निम्न में से किस पद्धति में प्रचलित गायन शैली है। ए में आपका उत्तरी पद्धति है, बी में पश्चिमी पद्धति है, सी में लोक पद्धति है, डी में आपका दक्षिणी पद्धति है। फट से मित्रों बताइए कि तिलाना निम्न में से किस पद्धति में प्रचलित गायन शैली है। तो मित्रों बताते चलें कि व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। तिलाना दक्षिणी संगीत पद्धति में प्रचलित गायन शैली है। दक्षिणी पद्धति मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। इनमें से एक पाश्चात्य पद्धति का प्रकार है। भारतखंडे पद्धति, पोलुस्कर पद्धति, अष्टाप पद्धति या विल्हेल्म पद्धति। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए इनमें से कौन है जो पाश्चात्य पद्धति का प्रकार है। तो मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। दक्षिण संगीत के स्वर में तीव्र मध्यम स्वर नहीं है। तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग उत्तरी संगीत पद्धति में किया जाता है। ठीक है अंतर्गंधार, काकली, निषाद तथा पश्च श्रुति ऋषभ स्वर दक्षिणी संगीत पद्धति का स्वर है। अर्थात मित्रों 15 नंबर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अष्टाप पद्धति का वर्णन मित्रों नहीं कहीं पर किया गया है। अर्थात सी नंबर आंसर हमारा क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। ताल पंचम सवारी की एक आवर्तन की तिगुन कितने मात्रा में होगी। फट से मित्रों बताइए।
कि ताल पंचम सवारी की एक आवर्तन की तिगुन कितनी मात्रा में होगी। ए में 10 है, बी में 5 है, सी में 15 है, डी में आपका 45 है। साथियों फट से बताइए कि ताल पंचम सवारी की एक आवर्तन की तिगुन कितनी मात्रा में होगी। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। व्याख्या पर साथियों ध्यान दीजिएगा। पंचम सवारी ताल की एक आवर्तन में तिगुन 5 मात्रा में आएगी। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मतंग द्वारा रचित संगीत ग्रंथ है। ए में नाट्य शास्त्र, बी में विदेशी, सी में राग तरंगिणी, डी में आपका संगीतांजलि। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि मतंग द्वारा रचित ग्रंथ इनमें से कौन सा है। तो मित्रों विदेशी के लेखक जो है मतंग साहब हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। मतंग जी द्वारा रचित संगीत ग्रंथ विदेशी है। यह ग्रंथ जो है 6वीं शताब्दी में लिखा गया था। पूछ सकता है एग्जाम में कि विदेशी की रचना किसने किया, तो मतंग साहब। कौन सी शताब्दी में की है, तो 6वीं शताब्दी में की है। इस ग्रंथ में द्वादश मूर्छनावाद का वर्णन मिलता है। भरत जी ने नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, तो भरत साहब। और राग तरंगिणी ग्रंथ की रचना जो लोचन साहब की है। और संगीतांजलि के लेखक जो है मित्रों ओमकारनाथ ठाकुर साहब है। नहीं, अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। कुआड़ लय को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, मतलब कुआड़ लय को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। बीपीएससी टीआरई 3.0 मित्रों यह प्रश्न पूछा हुआ है। साथियों बताते चलें कि कुआड़ लय को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। लयकारी 3/2 की लयकारी, 5/4 की लयकारी या 5/3 की लयकारी। तो मित्रों 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी 5/4 की लयकारी। साथियों एक चीज आपको जरूर बतलाएंगे कि बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद पैकेज तैयार किया जा रहा है और आपके एग्जाम के मद्देनजर देखते हुए तैयार किया जा रहा है। अतः फास्ट आप जो है पैकेज को परचेज कर लें। ठीक है, इनमें 1 ग्राम का प्रकार नहीं है। ठीक है, ग्राम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन है जो ग्राम के अंतर्गत नहीं आता है। षडज ग्राम है, मध्यम ग्राम है और गंधार ग्राम है। तो पंचम ग्राम कोई ग्राम है ये नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। पंचम कोई ग्राम नहीं होते हैं। ग्राम 3 प्रकार के हैं, पहला षडज ग्राम, दूसरा का मध्यम ग्राम और तीसरा का मित्र आपका गंधार ग्राम। ठीक है, एकदम ठेठ हिंदी में पढ़िए और ठेठ हिंदी में जाके एग्जाम दीजिए। नहीं, अपना भाषा ही समझ में आएगा, वही आपको रिजल्ट दिलाएगा। नहीं, इनमें से एक थाट नहीं है, फट से बताइए कि इनमें से एक थाट नहीं है। भैरव थाट, असावरी थाट, पूर्वी थाट या ललित थाट। मित्रों फट से बताइए कि इनमें से कौन है जो एक थाट नहीं है। मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर बताया जाएगा। ललित कोई थाट का नाम नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। साथियों बार बार हम बतला रहे हैं आपको कि सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन पढ़िए। डिस्क्रिप्शन पढ़ने से आपको 100% मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इनमें से एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार हैं किशन महाराज, गुदई महाराज, ननकू महाराज या फिर बिरजू महाराज। फट से मित्रों बताइए कि इनमें से कौन एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार हैं। मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर बताने से पहले पुनः इसका भी हम लोग जैसे डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध नाट्य कलाकार है। ऑप्शन नंबर डी बाहर निकल गया कि नहीं निकल गया। जबकि किशन महाराज, गुदई महाराज तथा ननकू महाराज एक तबला वादक है। ठीक है, जो कि बनारस घराने से संबंधित है। बिरजू महाराज का संबंध जैसे लखनऊ घराने से है। बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से है, जबकि ध्यान दीजिएगा ननकू महाराज, गुदई महाराज और किशन महाराज का जो संबंध है आपको बनारस घराने से नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। गंजप्पा ताल में मात्राएं होती है, कितनी मात्रा होती है गंजप्पा ताल में, फट से बताइए। 10, 12, 15, 16। फट से मित्रों बताइए गंजप्पा ताल में कितनी मात्राएं होती है। मित्रों बताते चले कि गंजप्पा ताल में कुल मात्राएं जैसे 15 होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। गंजप्पा ताल में 15 मात्राएं हैं। यह पखावज की ताल है
गंजप्पा ताल में 15 मात्रा और 4 विभाग होता है। ठीक है, 10 सुल ताल में और 12 मात्रा 4 ताल में तथा 16 मात्रा 3 ताल में होता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जत ताल में खाली है, जत ताल में कितनी थाली होती है, खाली होती है? 5वीं मात्रा पर, 7वीं मात्रा पर, 9वीं मात्रा पर या 13वीं मात्रा पर? फट से मित्रों बताइए कि जत ताल में खाली कैवीं मात्रा पर होती है? साथियों बताते चले कि जत ताल में 9वीं मात्रा पर खाली होती है। जत ताल 16वीं मात्रा की ताल है। जत ताल को ठुमरी गायकी के साथ बजाई जाती है। जत ताल तबले की ताल है। जत ताल में मात्रा 16 विभाग और 4 1 5 3 पर खाली और 9 पर मानी जाती है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, इस प्रश्न का 23 नंबर प्रश्न का आंसर स्पष्ट रूप से निकल गया कि जत ताल में खाली है तो जत ताल में 9वीं मात्रा पर खाली होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है साथियों, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। भरत ने बिना पर प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं? भरत ने बिना पर प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं? सहायक नाद, ग्राम, मूर्छना या सारना चतुष्टय? मित्रों फट से बताइए कि भरत ने बिना पर प्रयोग किया उसे क्या कहते हैं? तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सारना चतुष्टय। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। साथियों इसकी व्याख्या पर हम लोग चलते हैं। भरत ने बिना पर प्रयोग किया उसे सारना चतुष्टय कहते हैं। सहायक नाद, ग्राम तथा मूर्छना पर भरत जी ने बिना का प्रयोग नहीं किया है। इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो, राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण हो उसे शुद्ध राग कहते हैं, छैलाव राग कहते हैं, संकीर्ण राग कहते हैं, प्रमेल प्रवेशक राग कहते हैं। साथियों फट से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? राग जिनमें 2 से अधिक रागों का मिश्रण होता है उसे संकीर्ण राग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है, सही है। अगला प्रश्न आपका है, इनमें से एक नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? बहुत ही दर्दनाक और आपके एग्जाम के लिए जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे एग्जाम में के व्यू से याद रखिए कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। इसके पहले वाला क्वेश्चन में मित्रों हम बता चुके हैं कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। फटाफट कमेंट्स में एकदम आंसर दीजिए। अब भूखे हुए शेर की तरह टूट पड़िए भोजन के लिए, नहीं यही आपका भोजन है। तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ के रचयिता भरत जी को माना जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आंसर है, सही है। ठीक है, तो बी यदि सही आंसर है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तो भरत साहब है। आपको बता देते हैं कि इस ग्रंथ की रचना जो है 3री शताब्दी में लिखा गया था। विदेशी की रचना जो है 6ठी शताब्दी में हुआ था, जबकि नाट्य शास्त्र की रचना क्या शताब्दी में, 3री शताब्दी में हुआ था। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, और इसके बाद जो मित्रों हम क्लास लेंगे बहुत ही डीपली और 5 ऑप्शन वाला क्लास लेकर के आएंगे, क्योंकि बीपीएससी में 5 ऑप्शन का ही क्लास आपको लिया जाएगा। ठीक है, इनमें से एक राग तरंगिणी के लेखक हैं लोचन साहब, दामोदर गुप्त, भारत खंडे साहब या अहोबल साहब। यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो आपको म्यूजिक शिक्षक बनने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इस 3-4 क्वेश्चन के पहले इस जो हम पढ़ाए उसमें बता दिए थे कि राग तरंगिणी के लेखक कौन है। तो मित्रों राग तरंगिणी के लेखक फटाफट कमेंट्स में इसी तरीका से देते रहिए और शेर बनिए। सबसे पहले प्रत्येक प्रश्न के क्वेश्चन का आंसर देकर उसको स्वीकार कीजिए, हैं तब ना आगे बढ़िएगा। तो इनमें से एक राग तरंगिणी के लेखक हैं तो कौन है, लोचन साहब है। ठीक है, एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, तो व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। राग तरंगिणी ग्रंथ के लेखक लोचन को माना जाता है, लोचन साहब को। संगीत दर्पण ग्रंथ के लेखक दामोदर जी हैं। संगीत परिजात के लेखक अहोबल साहब हैं। और पुस्तक मल्लिका ग्रंथ के लेखक कौन है, भारत खंडे साहब है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि पंडित दामोदर ने लिखा है पंडित दामोदर साहब ने कौन से ग्रंथ को लिखा है। ए में आपका नाट्य शास्त्र, बी में संगीत रत्नाकर, सी में संगीत दर्पण, डी में आपका संगीत परिजात होगा। नहीं, तो इस प्रश्न का आंसर भी आपको फटाफट देना चाहिए
कि पंडित दामोदर साहब ने कौन से ग्रंथ की रचना की है। तो मित्रों पंडित दामोदर साहब जैसे संगीत दर्पण के लेखक कौन है, दामोदर गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों सही है। 28वें प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है कि पंडित दामोदर जी ने संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना की है। भरत साहब ने नाट्य शास्त्र की रचना की है। सारंग देव जी जो है संगीत रत्नाकर की रचना किए हैं, तथा अहोबल जी ने संगीत परिजात, यहाँ पर होगा संगीत परिजात की रचना की है। अर्थात मित्रों ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अकबर के दरबारी गायक कौन थे, तानसेन, रहीम सेन, बीरबल या हरिदास। प्रश्न मित्रों बताइए कि अकबर के दरबारी गायक कौन थे। मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपको उस तरीका से देना चाहिए जिस तरीका से भोजन करने के बाद जब आपको तीता लगता है मुंह में, कैसे पानी खोजते हैं, नहीं उसी तरीका से आपको इसको आंसर देना चाहिए। तो इस प्रश्न का आंसर मित्रों मेरा क्या हो जाएगा, फट से बताइए, एकदम फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि अकबर के दरबारी गायक तानसेन। तानसेन मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल क्या है, सही है, नहीं एप्पल आंसर हमारा मित्रों सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पंडित पलुस्कर इस घराने से जुड़े हुए थे। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि पंडित पलुस्कर साहब का संबंध इस घराने से है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है पटियाला, बी में किराना, सी में आगरा, डी में ग्वालियर है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि पंडित पलुस्कर जी ग्वालियर घराने से जुड़े हुए थे। पलुस्कर जी पटियाला घराना, किराना तथा आगरा घराना से संबंध नहीं रखते थे। पलुस्कर जी कर्नाटक संगीत पद्धति की स्थापना भी की है। नहीं बहुत भयानक क्वेश्चन निकला कि नहीं, कि पंडित पलुस्कर साहब का संबंध किस घराने से है, तो मित्रों ग्वालियर घराने से, ऑप्शन नंबर डी सही है। और पंडित पलुस्कर जी जैसे कर्नाटक संगीत पद्धति की स्थापना भी किए हैं, नहीं। इस प्रकार 31 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पंडित भारत खंडे जी का उपनाम क्या था। मित्रों बीपीएससी टीआरई 3.0 में पंडित भारत खंडे जी का उपनाम पूछा हुआ है, अतः आपको याद रखने की जरूरत है। विष्णु नारायण, दिगंबर पलुस्कर, विष्णु नारायण, विष्णु राय और डी में चतुर पंडित है। मित्रों इसमें से एक ही ऐसा ऑप्शन है जो किसी व्यक्ति का उपनाम है। तो पंडित भारत खंडे जी का उपनाम क्या है, तो चतुर पंडित, नहीं चतुर पंडित है। भारत खंडे जी का उपनाम चतुर पंडित था। भारत खंडे जी ने हिंदुस्तानी स्वर लिपि की रचना की है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। चिंकारी होगा, चिंकारी से कौन सा स्वर निकलता है। ए में म है, सॉरी ए में प है, बी में म है, सी में ग है और डी में आपका सा है। ठीक है मित्रों बताते चले कि चिंकारी से तार सा का स्वर निकलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी मित्रों मेरा सही है। ठीक है ऑप्शन नंबर डी मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पिस्कारा निम्न में से संबंधित है। ए में पखावज है, बी में तबला है, सी में ढोलक है, डी में आपका नाल है। मित्रों फट से बताइए कि पिस्कारा का संबंध किससे है। मित्रों बताते चले कि पिस्कारा तबलावाद से संबंधित है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। नहीं 33 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी, तबला एक अवनद वाद्य है। ठीक है तबला वाद्य पर स्वतंत्र वादन का प्रारंभ पिस्कारा के द्वारा किया जाता है। पखावज, ढोलक तथा नाल वाद्य पर पिस्कारा नहीं बजाया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या आंसर है, सही है। ठीक है अगला प्रश्न आपका ध्यान दीजिएगा बारीकी से। निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे ज्यादा उपयुक्त है। फट से मित्रों बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सबसे ज्यादा उपयुक्त है। लय लयकारी, तिहाई चक्रदार, मोहरा मुखड़ा और डी में आपका टुकड़ा गत है। मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर फट से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सबसे ज्यादा उपयुक्त है। तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा लय लयकारी, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही है साथियों। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लिक कीजिएगा कि तिहाई निम्न में से संबंधित है। तबला से, पखावत से, तबला और पखावत दोनों से, या फिर मित्रों किसी से नहीं। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि तिहाई निम्न में से किससे संबंधित रखती है। तो तिहाई
तबला और पखावज दोनों से संबंध रखती है। तबला और पखावज मतलब तबला और पखावज। ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों ध्यान दीजिएगा, किसी बोल समूह को बिना परिवर्तन को धा सहित 3 बार बजाया जाए उसे तिहाई कहते हैं। तिहाई जैसे मित्रों 2 प्रकार का होता है, दमदार तिहाई और बेदमदार तिहाई। नहीं, तिहाई कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की, दमदार तिहाई और बेदमदार तिहाई। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तबले की जन्मभूमि मानी जाती है इराक, भारत, पाकिस्तान, ईरान। यदि इस प्रश्न को आप कमेंट्स में आंसर नहीं देते, मोबाइल में घुस जाइए, समझे, आप फटाफट आंसर दीजिए, क्योंकि यदि इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो आपको हिंदुस्तानी होने का कोई गर्व नहीं महसूस होना चाहिए, गुलाम हो जाइए फिर से। और ऐसे तो मानसिकता गुलाम है, ये है, एजुकेशन के क्षेत्र में भी गुलाम हो जाइए, समझे, क्योंकि बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। और तबले का जो जन्मभूमि माना जाता है मित्रों, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि तबला का आविष्कार कौन किया था। तो तबला का वो जो आविष्कार किया था अमीर खुसरो साहब किए थे। नहीं, तो अमीर खुसरो का जन्मभूमि कहाँ है, तो हमारे भारत में है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। देखिए सिस्टम से याद कीजिए। नहीं, इस प्रकार अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है, कल्लू खां, तुलुन खां, सिद्धार्थ खां या फिर रोशन खां। मित्रों फट से बताइए कि दिल्ली घराने के संस्थापक कौन थे। तो मित्रों आंसर बताने से पहले हम व्याख्या को पढ़ेंगे कि दिल्ली घराने के संस्थापक सिद्धार्थ खां को माना जाता है। दिल्ली घराने को पश्चिम बाज भी कहा जाता है, ठीक है। अर्थात मित्रों कल्लू खां, बुलन खां तथा शेरन खां को दिल्ली घराने के संस्थापक नहीं माना जाता है। अर्थात मित्रों दिल्ली घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं बताइए, तो सिद्धार्थ खां, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा मित्रों क्या है, सही है। नहीं, 37वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, करताल श्रेणी का वाद्य है। फट से मित्रों बताइए कि करताल श्रेणी का वाद्य है। ए में आपका तत् है, बी में घन है, सी में औनद है, डी में आपका सुशीर है। फट से मित्रों बताइए कि करताल श्रेणी का वाद्य है। तो मित्रों बताते चले कि करताल श्रेणी का वाद्य जो है मित्रों, इसमें से कौन आंसर होगा, फट से बताइए। तो 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा करताल श्रेणी का वाद्य जो है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, घन है। नहीं मित्रों व्याख्या पर जैसे क्लियर कीजिएगा कि करताल घन श्रेणी का वाद्य है। सितार तत् वाद्य तथा तबला अवनद वाद्य तथा शहनाई सुशील वाद्य के अंतर्गत आता है। इस प्रकार साथियों ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। साथियों 39वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, तानसेन, समोखन सिंह, ब्रजचंद्र व श्रीचंद्र राजपूत गायन शैली से संबंधित है, मतलब किस गायन शैली से संबंधित है, ध्रुपद, धमार, होली या चतुर रंग, ठीक है। तो मित्रों बताते चले कि तानसेन, समोखन सिंह, ब्रजचंद्र का जो संबंध था, इनका संबंध था मित्रों, ध्यान दीजिएगा व्याख्या पर, तानसेन, समोखन सिंह, ब्रजचंद्र, श्री राजपूत और ध्रुपद गायन शैली से संबंध रखते थे। मतलब ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, फटाफट जैसे व्याख्या पढ़ते रहिए। किस घराने के बोल प्रख्याता आड़े लाए में होता है, ये में आपके फर्रुखाबाद, बी में दिल्ली, सी में पंजाब, डी में आपको अजराडा। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, अजराडा घराने के बोल प्रमुखता आड़ लाए में होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर क्या है, सही है। नहीं तो आप भी कमेंट्स में ऑप्शन नंबर डी ही टिक आउट करिए। जितना ज्यादा आपका कमेंट्स में आंसर आएगा उतना ज्यादा आपका बेहतर तैयारी होगा, ठीक है। यदि तैयारी ढंग से करना है तो समय पर ध्यान दीजिए, प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, लेट नहीं करना है, फर्स्ट टू लास्ट तक क्लास को ज्वाइन कीजिए। इनमें से एक दक्षिण पत्ती में ताल का अंग नहीं है, अनुद्रुत, लघु, खाली या काकपद। फट से मित्रों बताइए कि इनमें से एक दक्षिण पत्ती में ताल का अंग नहीं है। मित्रों बताते चलें कि व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, खाली दक्षिण पद्धति में ताल अंग है, कौन अंग है, ताल अंग नहीं है। दक्षिण ताल पत्ती के 6 अंग माने
जाते हैं। अनुद्रुत, द्रुतम, लघु, गुरु या फिर प्लुतम या काकपदम। मित्रों इनमें से एक दक्षिण तालपत्री नहीं है। तो मित्रों फट से बताइए कि 41वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों 41वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा खाली, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है नहीं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। तबले के कुल घराने हैं। तबले के कुल कितने घराने हैं, 3, 4, 8, 6। फट से मित्रों बताइए कि तबले के कुल कितने घराने हैं। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। तबले के कुल 6 घराने माने गए हैं। ये 6 घराने करने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या है, सही है नहीं। तबले के कुल 6 घराने माने गए हैं। दिल्ली, लखनऊ, अजराडा, फर्रुखाबाद, बनारस, पंजाब घराना, ठीक है। कुल कितने हो गए, 6 घराने। तबले कुल कितने घराने माने गए हैं, तो 6 घराने माने गए हैं। अगला प्रश्न साथियों, ब्रह्मताल कितनी मात्रा की है। फट से मुझे बताइए ब्रह्मताल कितनी मात्रा की है। 27 मात्रा, 26 मात्रा, 22 मात्रा या 28 मात्रा। मित्रों 43वें प्रश्न का आंसर फट से बताइए कि ब्रह्मताल कितनी मात्रा की होती है। तो मित्रों ब्रह्मताल में मित्रों कुल 28 मात्रा होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि तबले का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। मित्रों तबले का जो जन्मदाता माना जाता है अमीर खुसरो साहब को माना जाता है, ठीक है। तबले के जन्मदाता कौन है, अमीर खुसरो साहब। तो मित्रों तबले का जन्मभूमि दिल्ली नामक स्थान को माना जाता है। दिल्ली घराने के संस्थापक सिद्धार्थ खां को माना जाता है नहीं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे जो कि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है कि पखावज वाद्य किस वर्ग में आता है। तथ्य है कि अवनाद है कि सुशील है कि घन है। मित्रों बहुत ही इजी प्रश्न है कि पखावज वाद्य मित्रों किस वर्ग के अंतर्गत आएगा। तो मित्रों बताते चलें कि 45वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अवनदवाद नहीं। पखावज किसके अंतर्गत आ जाएगा, तो अवनद के अंतर्गत आ जाएगा। मित्रों 46वें प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं, राग, संगीत, सप्तक या थाट। मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं। तो मित्रों बताते चले कि 7 स्वरों के समूह को जो मित्रों बोलते हैं मित्रों सप्तक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। व्याख्या पर साथियों ध्यान दीजिएगा। 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं। 7 स्वरों के समूह को राग, थाट या फिर मित्रों संगीत नहीं कहते हैं। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है जो कि बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे। वजीर खां, हाफिज अली खां, अमीर खां, रईस खां। फट से मित्रों बताइए कि उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु वजीर खां थे, ठीक है। उस्ताद अलाउद्दीन खां मैहर घराने से संबंधित है। तो मित्रों फट से बताइए कि उस्ताद अलाउद्दीन खां के गुरु कौन थे। तो मित्रों 47वें प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा वजीर खां। ऑप्शन नंबर ए पर क्या आंसर है, सही है, ठीक है। मित्रों अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। वह प्राचीन लेखक कौन है जिसने वर्तमान सौदर्ण में राग शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम किया था। ए में नारद, बी में लोचन, सी में मतंग साहब, डी में आपका दतिल साहब। साथियों फट से बताइए कि 48वें प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वह प्राचीन लेखक कौन है जिसने वर्तमान संदर्भ में राग शब्द का प्रयोग अपने ग्रंथ में सर्वप्रथम किया। तो 48वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा मतंग साहब। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि गायकी की किस विद्या में तानों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ख्याल का, ठुमरी का, टप्पा का या ध्रुपद का। गायकी की किस विद्या में तानों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मित्रों ये नंबर आपको ऑप्शन चारों को चारों ऑप्शन मित्रों हम पढ़ दिए। मित्रों अब जैसे बारीकी से इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। गायकी के ध्रुपद विद्या में तानों का प्रयोग नहीं किया जाता है।
नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। ख्याल, ठुमरी तथा टप्पा गायकी में, जैसे मित्रों गायकी में तानों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि तानों का प्रयोग कितने रूप में होते हैं, तो 3। नहीं, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न है आपका, पंडित विश्व मोहन भट्ट इनमें से कौन से वाद्य बजाते हैं? ए में वायलिन है, बी में सितार है, सी में गिटार है, डी में आपका तबला है। और से मित्रों बताइए कि पंडित विश्व मोहन भट्ट जैसे मित्रों कौन से वाद्य को बजाते थे? ए में आपका है, चलो चारों ऑप्शन तो पढ़ ही दिए मित्रों, व्याख्या ध्यान दीजिएगा। पंडित विश्व मोहन भट्ट जैसे मित्रों गिटार वाद्य को बजाते थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार मित्रों 51 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और मित्रों यह आज का अंतिम प्रश्न है। राग तिलंग में प्रयोग होता है दोनों गा, तीव्र म, कोमल ध या दोनों ने? मित्रों फट से बताइए कि राग तिलंग में प्रयोग होता है। मित्रों सबसे पहले हम साथियों इसी प्रश्न का जिक्र किए थे, तो इसी क्लास में सबसे पहले हम इसी प्रश्न का जिक्र किए थे। अंत में मित्रों वही प्रश्न आपके सामने ला दिया गया है। तो मित्रों बताइए राग तिलंग में प्रयोग होता है, तो मित्रों राग तिलंग में दोनों नी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा क्या है, सही है। तिलंग राग खमाज ठाट का राग है। तिलंग राग की जाति ऑडो तथा गायन समय रात्रि का दूसरा पर माना जाता है। ठीक है मित्रों, तिलंग राग का वादी ग तथा संवादी स्वर नी है। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास जैसे मित्रों यहीं पर समाप्त किया गया। यदि साथियों इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मित्रों इस चैनल पर म्यूजिक से संपूर्ण क्वेश्चन मित्रों प्रोवाइड आपको करवाया जाएगा। जितने भी स्टेट मित्रों क्वालिफाई किए हैं उनको मित्रों पैकेज परचेज करने की जरूरत है। अतः दिए हुए नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करके मित्रों पैकेज को जरूर परचेज कर लें। साथियों बताते चलें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि आप ध्यान दीजिएगा मित्रों, यदि आप स्टेट बीपीएससी बीएसएसबी नेट केवीएस या ईएमआईएस की मित्रों तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों यह चैनल आपके लिए अति हेल्पफुल है। अतः साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप पैकेज को जरूर परचेज कर लें। जिस तरीका से आपका स्टेट टीआरई 4 स्टेट में मित्रों 2024 क्वालिफाई किए उसी तरीका से बीपीएससी टीआरई 4.0 में तो 100% आपका क्वालिफाई होगा। इसके लिए पुनः एक बार छोटा सा काम है, इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करके पैकेज को जरूर परचेज कर लें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।